सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कहीं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। आज लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट वीडियो होने वाला है किसका, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि रेगुलेशन बोलते किसको हैं। रेगुलेशन बोलते हैं कंट्रोल को। मतलब अगर हमें रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ पढ़नी है, इसका मतलब हम जो हार्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज़ मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है इट इज़ ऑटो रेगुलेटेड। अगर ह्यूमन हार्ट है, आपने ह्यूमन हार्ट की मसल्स में पढ़ा, देयर इज अ स्पेशल मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू है, नोडल टिश्यू में ऐसे नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द pacemaking, for the generation of the action potential. So the beating of the heart, it is controlled intrinsically, matlab the heart controls itself. So normally the heart is regulated intrinsically, that is auto regulated by the special muscles. अब जो ऐसा हार्ट जहाँ पे जो हार्ट है वो खुद को खुद ही कंट्रोल करे, खुद की बीटिंग खुद ही के कंट्रोल के अंडर हो, उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। अब तो ये हो गया इसका ऑटो रेगुलेशन वाला पार्ट, बट देयर आर न्यूरल इन्फ्लुएंस आल्सो। मतलब एक तो हार्ट खुद को खुद ही कंट्रोल करता है, बट देयर आर सर्टेन सेंटर्स इन द ब्रेन जो इस हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला oblongata. So there are special neural centers in the medulla oblongata which moderate the cardiac एक्टिविटी। जनरेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी वो तो ऐसे नोड करता है, वो तो इंट्रिंसिक है, लेकिन ये कार्डियक एक्टिविटी जो है इसको मॉडरेट कर सकता है कौन? मेडुला ओब्लांगेटा के सेंटर्स। अब ये कैसे करते हैं? देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एएनएस होता है, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि एक तो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ फॉर द जनरल बॉडी, जो हमारा स्केलेटल टिश्यू होता है, वाइल एज जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो विसरा के लिए होता है। ठीक है, नाउ ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, आप इसके दो कंपोनेंट्स पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सिंपैथेटिक, दूसरा पढ़ोगे पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो, सिंस हार्ट इज ए विसरा, ये तो विसरल ऑर्गन है, जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये कैसे मॉडरेट करता है इसकी एक्टिविटी? थ्रू एएनएस। अगेन ये एएनएस फाइबर्स, दैट्स ऑटोनॉमिक फाइबर्स सेंड करता है। अब आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखो, जब सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आप एक चीज़ पहले एक जनरल याद रखना, जो सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक जो विसरा होते हैं उनको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी में जो है, नॉर्मल लाइफ में एक्टिव होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्साइट करते हैं, और ये सिंपैथेटिक जो है वो एक्साइट करते हैं, एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इनको इनहिबिट करते हैं, मेनली विसरा को। अब देखो, यहाँ पे हार्ट है तो सिंपैथेटिक जो है, सिंपैथेटिक हार्ट पे क्या करेगा? ये इसकी हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो गया और जब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, जब स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, तो उसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गए, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। सो आपने यहाँ पे देखा कि सिंपैथेटिक कंपोनेंट ने क्या किया? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज किया। नाउ कमिंग ऑन टू द पैरासिम्पैथेटिक part, it decreases the heart rate and the speed of action potential, therefore it decreases the cardiac output. तो रेगुलेशन में आपको क्या याद रखना है? सिंपली, हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड, इट इज मायोजेनिक हार्ट, बट देयर आर सर्टेन स्पेशल सेंटर्स इन द मेडुला ओब्लांगेटा व्हिच मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी थ्रू एएनएस। ऐसे एनसीईआरटी पे लिखा है। जो ANS है, द sympathetic part of the ANS, it increases the heart rate and strength of contraction, therefore increases cardiac output, while as the parasympathetic component that decreases the heart rate and speed of action potential, therefore decreases the cardiac output. So ये है यहाँ तक जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो आपने एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, और जब भी इनको क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी पार्ट से पूछेंगे। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट है, ये भी बहुत हाई यील्डिंग है, बहुत बार पूछा गया है। देखो, जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहाँ पे हम जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं, और उसमें होता है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये जो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं, इनका भी काम क्या होता है? इनका भी इफेक्ट क्या होता है हार्ट पे? दे इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। सो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट क्या होता है? सिंपैथेटिक, है ना, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा।
तो ये था आपका रेगुलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। देखो, जो भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे आपको उनकी टेक्निकलिटी याद रखनी है। मे बी आपका जो कंसेप्ट हो, जहाँ से आपने पढ़ा होगा वही ठीक हो, लेकिन जो यहाँ पे डिसऑर्डर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, वो एनसीईआरटी की टिपिकल लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऑल्दो आपके कंसेप्ट अच्छे हो, लेकिन आपने एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से नहीं की हो, वो टिपिकल पॉइंट्स और टिपिकल वर्ड्स आपको याद ना हो, तो आपके सवाल गलत होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अब जो पहला डिसऑर्डर दिया गया है एनसीईआरटी पे, दैट इज़ हाइपरटेंशन। देखो, इससे पहले आपको क्या याद रखना है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ 120/80। मतलब जो सिस्टोलिक फेज़ होता है, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि सिस्टोलिक फेज़ क्या होता है, कंट्रैक्शन फेज़, उसमें नॉर्मल प्रेशर क्या होता है ब्लड वेसल्स में ब्लड का, 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है इसका यूनिट है, याद रखना है। सिमिलरली अगर हम डायस्टोल फेज़ में देखें, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज़ 80 इज़ द normal blood pressure in the vessels, 80 millimeter of mercury. Now hypertension, देखो इसने एक लाइन में क्या लिखा है, इसने एक लाइन में लिखा है hypertension is the term for blood pressure greater than normal blood pressure. So ये भी आपको याद होना चाहिए कि hypertension term जो है that refers for blood pressure greater than normal blood pressure, और normal blood pressure अभी हमने देखा। Now अगर आपको दूसरी जो लाइन है इस पर, अगर आप वो पढ़ोगे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहली जो है लाइन जो है उसमें इसने बोला है कि अगर नॉर्मल से कुछ भी इंक्रीज हो तो तब हम बोलते हैं हाइपरटेंशन है। लेकिन दूसरी लाइन में इसने बोला है इफ़ रिपीटेड चेक्स ऑफ बीपी इज़ 140/90 और मोर, इसका मतलब है इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। 140/90 मतलब अगर इसका सिस्टोलिक फेज़ में 140 आ गया और डायस्टोलिक फेज़ में 90 आ गया या इससे ज़्यादा आ गया, तो तब हम बोलेंगे हाइपरटेंशन है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आएगा दैट हाइपरटेंशन इज़ द टर्म, अगर ये देखो यही टेक्निकलिटी होती है, इज़ द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन, अगर आपको ये आया ना, ये वाली लाइन जो है ये वहाँ पे लिखी होगी, तो आपको दिमाग में ये वाला पॉइंट लाना है कि 120/80। नाउ अगर उसने ये लिखा था, जो कि टेस्ट सीरीज होती है ना अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, जो बहुत एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूछते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं। अगर ये लिखा होगा कि रिपीटेड चेक्स, अगर आपने रिपीटेड चेक्स देखा तो क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में 140/90 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि अगर रिपीटेड चेक्स वाला पॉइंट वहाँ पे आपको दिखा, रिपीटेड चेक्स में आपको 140/90 याद रखना है, और अगर सिंपली बोला कि हाइपरटेंशन टर्म, तो फिर आपको 120/80 याद रखना है। अब देखो, जब रिपीटेड चेक्स अगर हमें आ गए 140/90 या इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन से क्या होगा, इससे एक तो हार्ट डिजीज़ होंगी और वाइटल ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। अब ये जो हाइपरटेंशन है, ये एनसीईआरटी में बस 3 लाइन्स दी गई हैं, लेकिन इससे बहुत ही 3 या 4 क्वेश्चन वो टेक्निकलिटी से निकाल सकते हैं। देखो, पहला ये कि हाइपरटेंशन टर्म, यहाँ पे आप 120/80 याद रखोगे, फिर रिपीटेड चेक्स 140/90, और उसके बाद इसने आपको वाइटल ऑर्गन्स के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। वाइटल ऑर्गन्स इसने क्या बोला, ब्रेन एंड किडनी, लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल ही गई कि ब्रेन और किडनी जो है वो वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो ये भी होता है, ये भी एनसीईआरटी से ही, मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कभी इंसान को लगता है कि एनसीईआरटी में ये तो दिया ही नहीं था कहीं, लेकिन देखो यही होता है टेक्निकलिटी एनसीईआरटी की क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। नाउ द सेकंड इज़ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कोरोनरी वेसल्स होते हैं, वो वेसल्स होती है जो कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। नाउ अगर हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नाम सुना, इसका मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें कोई डिजीज़ है, ठीक है। अब देखो डिजीज़ क्या है, डिजीज़ है उसमें डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से उसका ल्यूमिन जो है वो नैरो होता है। मतलब अगर ये इसका नॉर्मल ल्यूमिन हो गया, अंदर से इस पे आ गई ये फैट डिपॉजिशन, कैल्शियम डिपॉजिशन, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिशन, तो इसका ल्यूमिन जो है वो कम हो गया। देयरफॉर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज़, वो जो है वो डेफिशिएंट हो जाती हैं, उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती हैं, तो उस पर ऑब्वियसली इफेक्ट तो पड़ेगा। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इसका दूसरा नाम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बहुत बार आ चुका है, कितने भी एक्सप्लोरर आप देख लो, एथेरोस्क्लेरोसिस आप बहुत बार देखोगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने बोला है कि कोरोनरी वेसल्स कौन है, तो ये आपने देख लिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है, जितना एनसीईआरटी ने दिया है।
अब जो तीसरी डिजीज़ है वो है एंजीना। देखो एंजीना जो नॉर्मली होता है ना, एंजीना बोलते हैं हम उस कंडीशन को जब चेस्ट एरिया में पेन हो। अब ये होता क्यों है, देखो कंडीशंस अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। देखो जब ब्लड फ्लो होता है ना हार्ट को, अगर उस ब्लड फ्लो में कमी आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी तो ये हुआ। नाउ देयर आर सर्टन अदर कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट दैट इज डेफिशिएंट, नो ऑक्सीजन रीचेस टू द हार्ट। अब जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा हार्ट को तो चेस्ट एरिया में एक्यूट पेन हो जाती है। अब ये जो एक्यूट पेन है उसी को हम बोलते हैं एंजीना एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। वो क्या है, दैट इज इट ऑकर्स मोर इन मिडल एज्ड एंड एल्डरली। सो एक बात तो साफ है कि एंजीना जो है ये ऐसे मतलब बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये ज़्यादा मिडल एज्ड और एल्डरली पर्सन्स में पाया जाता है, बच्चों में एंजीना नहीं होता नॉर्मली। नाउ देयर आर सम टर्म्स जो कि जिन्होंने मुझे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट किया था अपने टाइम, क्योंकि मैंने कॉपी पढ़ी थी सर की और एनसीईआरटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, तो कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चन गलत होते थे क्योंकि ये बहुत एक दूसरे के साथ रिजेंबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हार्ट फेलियर को क्या हो गया, कार्डियक फेलियर क्या हो, ऐसे आपको याद रखना है कि ईच एंड एवरी वन व्हाट इज़ द डिफरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट फेलियर। देखो जो हार्ट होता है, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट फेल हो गया। किस में फेल हो गया, जो इसकी नॉर्मल फंक्शन थी। इसकी फंक्शन क्या थी, इसकी फंक्शन थी पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, है ना। नाउ अगर ये कंडीशन हो गया दैट हार्ट फेल्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, हार्ट फेल हो गया अपना काम करने में, इसका मतलब हो गया हार्ट फेलियर। और ये हार्ट फेलियर जो है इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। जो हार्ट फेलियर होता है उसमें लंग्स की कंजेशन होती है। कंजेशन मतलब देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो पहले आप ये क्लियर करो हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर इज द कंडीशन वेयर इन द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ फिफ्थ देखो कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, 1 मिनट, इट इज स्टॉप्स व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। तो आपको अगर अभी क्वेश्चन होगा सामने दैट द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट, आप बोलोगे हार्ट फेलियर वो कंडीशन होती है व्हेन द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, व्हाइल एज कार्डियक अरेस्ट हो गया हार्ट ने बीटिंग बंद कर दी। देखो जो कार्डियक हार्ट फेलियर होता है ना, हार्ट फेलियर में हार्ट बीट कर रहा होता है लेकिन वो बीटिंग इफेक्टिव नहीं होती, वो कम होती है। ठीक है, व्हाइल एज इन कार्डियक अरेस्ट हार्ट बीट ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर में आपको डिफरेंस समझ में आ गई। नाउ देयर इज द सिक्स्थ कंडीशन दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या हो गया, देखो हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। देखो आपने अभी पढ़ा ना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज डेफिशिएंट, द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज इम्पेयर्ड। तो उससे क्या होगा, उससे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, उससे हार्ट की मसल्स डैमेज होंगी और इसी कंडीशन को बोलते हैं हम हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में ये भी आप यहाँ से मतलब खुद ही ले सकते हो दिमाग में दैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जो है उससे हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए जो है बहुत इजी बनाने की कोशिश की है। तो इन नोट्स जितने भी ये चैप्टर मैंने बनाया, जितने भी नोट्स हैं इनके आप एक बार वीडियो देखो और उसके बाद नोट्स को रिवाइज़ करो। और प्लस जो एनसीईआरटी पे डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लाओ और फिर देखो कि कौन इसके बाहर आया है। मैं 2019 से बात कर रहा हूँ क्योंकि 2019 से स्ट्रिक्टली इनको डायरेक्शन है ऊपर से कि एनसीईआरटी से ही पूछना है। तो मैंने एक एक पॉइंट एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर की है एक्सेप्ट फॉर द डायग्राम्स। आप डायग्राम्स देखो, उनकी लेबलिंग करो और उसके बाद जो है ये नोट्स देखो और वीडियोस देखो। सो आपका चैप्टर जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और keep on sharing this video and subscribe to my channel, and I'll be coming with the next chapter. Till then, take care.